जनाब अयाज अमीर अपने कालम कुछ इनकही खराबी तो शुरू से थी में लिखते हैं, जो हम देख रहे हैं माली दिवालियापन है। ज़हनी दिवालियापन तो कब का शुरू हो चुका था। माली हालात बेहतर हो सकते हैं, ज़हनी मुफलिसी का क्या इलाज है। मुल्क मारज वजूद में आया तो कुन राहों पर हमारा मुआशरा निकल पड़ा था, कई बार जिक्र हो चुका है, फिर किए देते हैं। आइन मुरतब करना था वो तो हो ना सका, हम किसी और काम पर ही लग गए। तबसरा इस अमर पर क्या किया जाए, हर बात नहीं तो हर दूसरी बात यहाँ हसास समझी जाती है और उस पर खुलकर बात नहीं हो सकती। जिस मुआशरे में बहुत से मौज़ूआत पर खुलकर बात मुमकिन न हो, इस मुआशरे के बारे में कुछ उम्मीद रखी जा सकती है। ज़िया सरहदी बड़ा नाम रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन गीतकार भी थे और बड़े दिल मुँह लेने वाले गाने उन्होंने लिखे। उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए तो पता चला के थे तो सूबा सरहद के, लेकिन फिल्मों से मुताल्लिक उन्होंने तकसीम हिंद से पहले हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और फिर आज़ादी के बाद यहाँ आ गए। एक आध फिल्म बनाई भी, लेकिन वो बात ना रही जो पहले थी। अलबत्ता जिस बात से मैं हैरान रह गया वो ये थी कि जनरल ज़िया उल हक के दौर में ज़िया सरहदी को हुकाम ने तहवील में ले लिया और उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, महज इसलिए कि उनके बारे में कहा जाता था कि ये कम्युनिस्ट ख्यालात रखते हैं। दुख इस बात पर हुआ कि कैसा मुख हमारा रहा है कि एक तो यहाँ माशाल्लाह लगते रहे और फिर अदम बर्दाश्त के अजीब अजीब मुजाहरे भी होते रहे। ज़िया सरहदी का पढ़कर ख्यालात कहीं और भी जाने लगे। साहिर लुधियानवी यहाँ ना रह सकी, जैसे नाम से जाहिर होता है थे लुधियाना के, लेकिन लाहौर में रहने का इरादा रखते थे। 1 साल ना रह सके और 48 में हमेशा के लिए हिंदुस्तान के हो गए। किरत एलेन हैदर यहाँ आई थी इस इरादे के साथ कि यही रहेंगी, लेकिन यहाँ का माहौल उन्हें रास ना आया और फिर वो वापस हिंदुस्तान चली गई। और तो और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो खालिसतना इस मिट्टी के थे, वो यहाँ ना रह पाए। जल्द हिंदुस्तान चले गए और वहाँ सिर्फ नाम न कमाया बल्कि यूँ समझिए कि अमर हो गए। इतना तो हम अपने मुआशरे और अपने माहौल के बारे में जानते हैं कि बड़े गुलाम अली खान यहाँ रह जाते तो उम्र गुजर जाती, तौबा तौबा करते। जोश मली आबादी हिंदुस्तान से यहाँ आए, हालांकि भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू उनसे मिन्नतें करते रहे कि मत जाइए। यहाँ कोई कराची के उर्दू स्पीकिंग कमिश्नर साहिब थे जिन्होंने हज़रत जोश को तरह तरह के सब्ज़ बाग दिखाए। बाद में जोश साहिब पछताते ही रहे और 1-2 मज़ामीन हैं जिनमें उनका पछतावा बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। कहने का मतलब यह है कि नया मुल्क मारज वजूद में तो आ गया, लेकिन पहले दिन से ही इसका माहौल ऐसा बनता गया कि जिसे अब तख्लीकी आज़ादी कह सकते हैं वो सुकड़ती गई। और ऐसे सुकड़ के गैर जमहूरी हुकूमतों के रिवाज ने जन्म लिया तो तख्लीकी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। नई रियासत में एक बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि मार्क्सट ख़यालात के लिए कोई गुंजाइश नहीं। फैज़ साहब मतूब ठहरे कि मार्क्सट ख़यालात के हामिल समझे जाते थे। ये और बात है कि इतने अजीम शायर थे कि उनकी शायरी या शायरी की वजह से मकबूलियत दब ना सकी। अगरचा हुकूमतों ने उन्हें शक की निगाह से देखा, मगर अवाम के दिलों पर उन्होंने राज किया। ट्रेड यूनियन लीडर हसन नासिर का क्या कसूर था। कम्युनिस्ट समझे गए और इसी बना पर उठाए गए और कला लाहौर के उकूबत खाने में उन्हें रखा गया तो उनकी लाश ही फिर बाहर आए। ये तो चुलू कम्युनिस्ट समझे गए। सादत हसन मंटो भी इस मुआशरे से बर्दाश्त न हुए कि उरियानी लिखते हैं। बतौर स्क्रिप्ट राइटर हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा मकाम था, लेकिन तकसीम हिंद के बाद लाहौर आ गए और फिर शराब की लत पर ऐसे चढ़े कि इस आस्ताने पर अपनी जान दे बैठे। सियासत यहाँ क्यों ना चल सकी? क्यों हर चीज़ यहाँ ममनू ठहरी? क्यों पे दर पे माशाल्लाह लगते रहे? जमहूरियत की पहली शर्त बर्दाश्त है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। इतना हौसला तो हो कि मुखालिफाना नुक्ताए नज़र सुना जा सके, लेकिन जहाँ रेत पड़ी हो कि ये जो हम कह रहे हैं यही सच है और इससे हटकर कोई और बीच नहीं हो सकता, तो वहाँ बर्दाश्त कहाँ से आए? अफसर शाही का एक मखसूस टोला इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया और जब अयूब खान का माशाल्लाह लगा तो मुख्तलिफ आज़ाद नुक्ताए निगाह को बर्दाश्त करने की गुंजाइश यकसर ख़त्म कर दी गई। अजीब सा सियासी निज़ाम मुख पर ठूंस दिया गया। जहाँ तक मार्क्सट ख़यालात का ताल्लुक है, इसके लिए तो यहाँ सिरे से गुंजाइश न थी। हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियाँ रह सकती थीं, लेकिन जिसे हम ममलुकत खुदादाद कहने लगे यहाँ पर ऐसा होना नामुमकिन था।
यकजा किस्म का कौमी जहन बनाने की कोशिश की जाए तो और अवामिल में से एक ये नतीजा भी निकलता है कि कासालेसी का रुझान कौमी शऊर में दाखिल हो जाता है। शुरू से ही हमारा कौमी रवैया बन गया कि अमेरिका के सामने हाथ फैलाने हैं और बैरूनी इमदाद पर जीना है। अपने वजूद के बारे में कुछ घमंड भी हमने पैदा किया कि हमारी अहमियत इतनी है कि बैरूनी दुनिया हमें नज़रअंदाज ना कर सकेगी। कौमी मिजाज ऐसा बन जाए तो आज़ादी सोच नहीं रहती, जो बाहर से टोने टूट के आते हैं वही कौमी सोच बन जाती है। 1996-97 में हिंदुस्तान को एक मनमोहन सिंह मिल गया जिसने अपने मुल्क के लिए नए कौमी रास्ते रोशन किए। यहाँ कोई मनमोहन सिंह पैदा ही नहीं हो सकता था। मुआशरा ऐसा जिसमें तख्लीकी सोच का फुकदान हो, ऊपर से चुन चुन के नाअहल हुक्मरान। ऐसे में कौन सी आगे देखने वाली सोच पैदा हो सकती है? यही हमारा अलमिया रहा है और आज यूँ लगता है कि इस अलमिये के आखिरी मनाजिर हम देख रहे हैं। माली बहरान से ज़्यादा दुख कौमी बेचारगी पर होता है। लगता है हमारे प्ले कुछ रहा ही नहीं। कौड़ी कौड़ी के मोहताज बने हुए हैं और माली बहरान के साथ ज़हनी दिवालियापन इस इंतहा को पहुंचा हुआ है कि किसी के पास न हल है न कुछ कहने को। सियासी पार्टियां बेतक गुफ्तगू में मुब्तला हैं। जो अपने आप को अक्ल कर समझते हैं वो भी नए ख्यालात से आरी लगते हैं। अवाम सिर्फ महंगाई से परेशान नहीं, परेशानी इस वजह से भी है कि रियासत की कोई समत दिखाई नहीं देती। जैसे शुतर बेमहार हो, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे लग रहा है। कौमें जंगों में मुब्तला होती हैं, तबाही होती है, लेकिन कौमों के हौसले पस्त नहीं होते। हम किसी जंग में मुब्तला नहीं, शहरों पर बमबारी नहीं हो रही, शहरी जिंदगी मफलूज नहीं हुई, लेकिन लग यूँ रहा है कि अंदर से हौसले ख़त्म हो गए। लीडरों का काम होता है कौम को हौसला देना और कौम को कुछ राह दिखाना। यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। हुकूमतों में जो बैठे हैं उनका मेयार क्या है? इन जैसी शख्सियात पर अवाम का कितना भरोसा हो सकता है? इस बहरान में जहनों में ये ख्याल भी उठता है कि बतौर कौम जिन राहों का हमने इंतखाब किया उनकी कोई मंजिल न थी। कारवां तो था, सहरा में चल भी पड़ा, लेकिन अब वाज़े होता जा रहा है कि एक तो मीर कारवां वैसे ही थे और दूसरा कुछ समझ न थी कि जाना कहाँ है। अब उधर उधर देख रहे हैं और परेशानी का आलम है क्योंकि वाज़े नहीं कि करना किया है।